नाउ द अनदर टॉपिक इज इन्यूमरेशन. आप लोग ऑलरेडी ये इन्यूमरेशन टॉपिक पढ़ चुके हो, right? In VB.NET also this concept is present, that is enumeration, and it is 2.2.2 of your syllabus, right? What is enumeration? Obviously it is used to declare set of constants, right? And enumeration के अंदर जब भी हम enum declare करते हैं तो हमें उसके साथ साथ member और उसकी value वहां पे specify करनी पड़ेगी. ये तो आप लोग को पता ही है, right? Okay. So syntax के अंदर attribute list, it is an optional because हमने वो square bracket के अंदर लिखा है, and attribute list is not in your syllabus, तो हम इसे डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करेंगे. Another is access modifier, मतलब प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड जो हमने स्कोप या फिर विजिबिलिटी मोड वहां पे पढ़े थे वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे. उसके बाद शेडो कीवर्ड है, राइट? शेडो कीवर्ड का मीनिंग क्या होता है कि अगर बेस क्लास के अंदर ऐसी कोई चीज ऑलरेडी प्रेजेंट है विद द सेम नेम, तो ये पर्टिकुलर जो लोकल इन्यूमरेशन होगा वो उसे रिप्लेस कर देगा, दैट इज वो उसे शेडो कर देगा. जैसे अगर आप कोई ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हो और लोकल वेरिएबल भी सेम नेम का डिक्लेयर करते हो, तो आप जब भी कोई लोकल ब्लॉक में से एक्सेस करोगे तो लोकल वेरिएबल एक्सेस होगा, ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस नहीं होगा. वहां पे आपको उसे क्वालिफाई करना पड़ेगा तो ही आप ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो. लाइकवाइज इन्यूमरेशन को भी अगर मुझे शेडो करना है, दैट इज मुझे लोकल कॉपी को रिप्लेस करना है विद ग्लोबल कॉपी, और मोर प्रिसाइज डिराइव्ड क्लास के अंदर मैंने कोई चीज डिक्लेयर की है उसे मुझे बेस क्लास के अंदर जो सेम नेम की है उसे रिप्लेस करनी है, शेडो करनी है, तो मैं ही शेडो कीवर्ड का यूज कर सकती हूँ, राइट? Then enum is the keyword to declare enumeration. Then enumeration name which is a user defined name. As clause का यूज करके हम उसकी डेटा टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट विद इन दैट हमें मेंबर और उसकी इनिशियल वैल्यू स्पेसिफाई करनी है, दैट इज मेंबर 1 इक्वल टू इट्स इनिशियल वैल्यू, मेंबर 2 इक्वल टू इट्स इनिशियल वैल्यू, लाइकवाइज मेंबर n इक्वल टू इट्स इनिशियल वैल्यू. लेकिन यहाँ पे इनिशियल वैल्यू भी ऑप्शनल है, राइट? अगर हम इनिशियल वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो मेंबर 1 को 0 से इनिशियलाइज करेगा, मेंबर 2 को 1 से इनिशियलाइज करेगा, लाइकवाइज वो डिफॉल्ट वैल्यू उसे असाइन कर देगा. एंड टू एंड दिस ब्लॉक, as you already know, we have to use and keyword and along with that the name of the block के जो हमें यहाँ पे and करना है. And over here it is enum, right? So students, this is the syntax of enumeration. All right. So यहाँ पे मैंने जो चीज ये सिंटेक्स के अंदर एक्सप्लेन की वही सारी चीजें मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई की है. दैट इज एक्सेस मॉडिफायर ऑप्शनल है, उसके अंदर हम पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड फ्रेंड वो लिख सकते हैं, राइट? देन वी हैव सीन शेडो क्या है, वो क्या करेगा, वो भी मैंने आपको वहां पे समझाया. देन इनिशियल वैल्यू अगर हम नहीं असाइन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट 0 से वो असाइन करना स्टार्ट करेगा. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज नॉट मैंडेटरी कि अगर हम enum के अंदर मेंबर को वैल्यू असाइन करते हैं तो हमें सारे मेंबर्स को वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी. नो, इट इज नॉट कंपल्सरी. हम पार्शियली भी वैल्यूज असाइन कर सकते हैं. मीन्स अगर मैंने 5 मेंबर्स डिक्लेयर किए हैं उसमें से 2 मेंबर्स को मैं वैल्यू असाइन करती हूँ एंड 2 वैल्यू मेंबर्स को मैं वैल्यू असाइन नहीं करती, then also it will work, right? Now this is an example, right? All right, as you are able to see यहाँ पे मैंने 2 examples लिखे हैं. One is for file permission and second is for security level. So enum enumeration मुझे डिक्लेयर करना है तो enum कीवर्ड मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा. This file permission is the user defined name of this enumeration. उसके अंदर मैंने 4 permissions दी, that is create, read, write and delete, और मैंने सीक्वेंस में उसे 1 2 3 4 वैल्यू भी असाइन कर दी. And by the end enum. Likewise मैंने सिक्योरिटी लेवल का भी एक enumeration डिक्लेयर किया with the help of enum कीवर्ड. इलीगल सिक्योरिटी को मैंने -1 से इनिशियलाइज किया, मिनिमम सिक्योरिटी को 0 से इनिशियलाइज किया एंड मैक्सिमम सिक्योरिटी को 1 से इनिशियलाइज किया, राइट? सो दिस इज हाउ वी कैन डिक्लेयर इन्यूमरेशन, राइट? लेकिन अब मुझे अगर ये पर्टिकुलर मेंबर को एक्सेस करना है तो मैं किस हिसाब से कर सकती हूँ? आई कैन राइट इन्यूमरेशन नेम डॉट मेंबर नेम,
अगेन आई रिपीट, मुझे क्या लिखना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल मुझे ये राइट मेंबर को एक्सेस करना है, मतलब मुझे ये 3 वैल्यू चाहिए, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? आई हैव टू राइट दैट इज फाइल परमिशन, राइट, डॉट, एंड आई हैव टू स्पेसिफाई राइट। जैसे ही मैं फाइल परमिशन डॉट राइट लिखूंगी, मुझे वो रिटर्न करेगा 3, मुझे वो 3 वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। लाइकवाइज अगर मुझे सिक्योरिटी लेवल में से एक्सेस करना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा दैट इज सिक्योरिटी लेवल डॉट, मुझे वैल्यू चाहिए मैक्सिमम सिक्योरिटी की, तो मुझे वह यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैक्सिमम सिक्योरिटी, तो वो मुझे रिटर्न करेगा वैल्यू 1, राइट। सो दिस इज हाउ कि अगर हमें इन्यूमरेशन में से कोई मेंबर को एक्सेस करना है, देन वी कैन स्पेसिफाई इन्यूमरेशन नेम डॉट मेंबर नेम, तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी, राइट। ओके, so this is the end of enumeration, right? Okay. Now another thing which we need to study is 2.2.4, and the topic is statements. Again I repeat, topic is 2.2.4, right? And the name of the topic is statements. यहाँ पे इन जनरल स्टेटमेंट्स इसीलिए लिखा है स्टूडेंट्स, बिकॉज VB.NET के अंदर देर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स, कि जिसका यूज करके हम बहुत सारे सेटिंग्स कर सकते हैं, या फिर हम कोई चीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। सो वो सारे स्टेटमेंट्स हम ये पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। लेट्स सी। ओके, फर्स्ट इज import स्टेटमेंट। अगेन आई रिपीट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज import स्टेटमेंट। जैसे आप C++ के अंदर हैश इंक्लूड यूज करते थे, हेडर फाइल को आपके प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करने के लिए, लाइकवाइज हम इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं अगर हमें कोई नेम स्पेस को इंपोर्ट करना है तो, राइट। सो इंपोर्ट स्टेटमेंट हम क्यों यूज करेंगे? अगर हमें कोई नेम स्पेस है उसे इंपोर्ट करनी है हमारे एप्लीकेशन के अंदर, तो हम ये इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। एंड अगर हम ये पर्टिकुलर नेम स्पेस को हमारे कोड के अंदर इंक्लूड करेंगे, तो हमें उसका पाथ क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, हमें उसका पाथ क्वालिफाई नहीं करना पड़ेगा, राइट। सो पहले हम सिंटेक्स देखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वालिफाइंग पाथ, वो भी मैं आपको एग्जाम्पल में दिखाऊंगी, राइट। सो द सिंटेक्स इज imports, दैट इज द कीवर्ड, और उसके बाद नेम स्पेस के जो मुझे इंपोर्ट करनी है, इस हिसाब से मैं ये इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख सकती हूँ, राइट। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। सी ओवर हियर, हमें पता है, आपको अगर याद हो तो, अगर हम बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो वहां पे हमें फॉर्म 1 मिलता है, और अगर हमें फॉर्म 1 के ऊपर लॉजिक लिखना है तो वो क्लास के टर्म्स में प्रेजेंट होगा, राइट। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये यूज किया है, दैट इज क्लास फॉर्म 1। और फॉर्म 1 की डिफॉल्ट इवेंट थी लोड, जो हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी देखी थी, तो वो लोड इवेंट मैंने यहाँ पे यूज की है, राइट। अब वो लोड इवेंट के अंदर मैसेज बॉक्स डॉट शो का यूज करके मैंने यहाँ पे क्या डिस्प्ले किया, -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए कोड लिखा है, लेकिन -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए मुझे ये एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, विच इज ABS, इट इज प्रेजेंट इन क्लास लाइब्रेरी। और ये ABS फंक्शन कौन सी क्लास के अंदर प्रेजेंट है? मैथ क्लास के अंदर वो प्रेजेंट है, राइट। इट मीन्स कि अगर मुझे -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो मुझे ये ABS फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, और ये ABS फंक्शन मैथ क्लास के अंदर प्रेजेंट है, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा मैथ डॉट ABS, और पैरेंथेसिस में मैंने स्पेसिफाई किया -5। सो दिस इज क्वालिफाइंग द क्लास पाथ, दिस इज क्वालिफाइंग द पाथ, कि मुझे क्लास का नेम लिखना पड़ा, उसके बाद फंक्शन का नेम लिखना पड़ा। नाउ एज्यूम कि ऐसे जो मैथ क्लास के अंदर ऐसे तो बहुत सारे फंक्शंस प्रेजेंट है, और मुझे ये पर्टिकुलर लॉजिक के अंदर बहुत सारे फंक्शंस यूज करने हैं, तो हर बार मुझे लिखना पड़ेगा मैथ डॉट ABS, मैथ डॉट सिल, मैथ डॉट फ्लोर, राइट। मतलब जो फंक्शंस मुझे मैथ क्लास के यूज करने हैं, वो हर जगह मुझे ये मैथ क्लास का नेम लिखना पड़ेगा, तो ही मैं उसे यूज कर सकती हूँ, तो ही मैं वो फंक्शंस को यूज कर सकती हूँ। लेकिन ऐसा क्यों है? बिकॉज मैंने यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करके वो नेम स्पेस को इंपोर्ट नहीं किया है, इसलिए।
इसीलिए मुझे ये सारी चीजें इस हिसाब से लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करके वो नेम स्पेस इंपोर्ट कर देती हूँ, वो पर्टिकुलर क्लास इंपोर्ट कर देती हूँ, तो मुझे हर जगह मैथ डॉट लिखना नहीं पड़ेगा। अगेन आई रिपीट, मुझे हर जगह मैथ डॉट लिखना नहीं पड़ेगा, राइट। सो ये सेकंड एग्जांपल के अंदर मैंने क्या किया, पहले मैंने लिखा इंपोर्ट्स सिस्टम डॉट मैथ। मैथ इज द क्लास के जो सिस्टम नेम स्पेस के अंदर प्रेजेंट है। अगेन आई रिपीट, मैथ इज द क्लास विच इज प्रेजेंट इन सिस्टम नेम स्पेस, और मैथ क्लास के अंदर ये एबीएस फंक्शन है, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, import system डॉट मैथ, मतलब मैंने अपने कोड क्लास के अंदर ये system डॉट मैथ को इंक्लूड कर दिया, इंपोर्ट कर दिया। अब हर जगह जहां पे भी मुझे ये मैथ क्लास के फंक्शंस यूज करने हैं, कहीं पर भी मुझे मैथ डॉट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली आई कैन राइट द नेम ऑफ द फंक्शन, और उसके अंदर मुझे जो वैल्यू पास करनी है वो, right? So students, this is the importance of imports statement, because once if we import the namespace और वो particular class हम import कर लेते हैं, तो उसके बाद वो particular class के अंदर जो भी functions, methods, events, जो भी चीजें present है वो हम directly use कर सकते हैं। हर बार हमें उसके name को qualify करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, right? Okay. And the last statement is that is with and with statement. Again I repeat, the last statement is with and with statement. Now what is the significance of this with and with statement? It allows us to execute series of statements making repeated reference of a single object. सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर हमें एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है, वहां पे हम ये विथ एंड विथ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, सेम ऑब्जेक्ट के रेफरेंस थ्रू हमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है, तो वहां पे हम ये विथ एंड विथ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं, राइट। Syntax is over here. With obviously it is a keyword. यहाँ पे हम लिखेंगे object name कि जिसके ऊपर हमें ये statements execute करने हैं, and by the end we have to write and with, मतलब ये object यहाँ पे जो मैंने लिखा है, it will be the name of the object के जिसके ऊपर मुझे ये सारे statements जो मैं ये with and with के बीच में लिखूंगी, वो सारे statements मुझे ये object के reference में execute करने हैं, right? All right. So as I have specified, जो मैंने यहाँ पे explain किया वही मैंने यहाँ पे specify किया है, that is object is the required variable or the expression, right? उसके ऊपर हम एक से ज्यादा statements जो execute करने हैं वो हम with and with के बीच में specify कर सकते हैं, right? Okay. Now the scenario is कि what is the significance of this with and with statement, right? ये मैं explain example से करती हूँ, फिर हम ये देखते हैं। See, यहाँ पे मैंने क्या किया है स्टूडेंट्स, with is the keyword, label 1 it is the name of the variable, or we can say it is the name of the object, and more precise we can say it is the name of the control, right? Again I repeat, with is the keyword, उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना था object name, मैंने object का name लिया है label 1, right? अब ये label 1 object के ऊपर मुझे different properties set करनी है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लेबल 1 तो एक बार लिख लिया है, तो अब मैं ये जो प्रॉपर्टी असाइनमेंट के स्टेटमेंट्स है ना स्टूडेंट्स, वो मैं डायरेक्टली डॉट से स्टार्ट कर सकती हूँ। सी, डॉट फॉर कलर डॉट टेक्स्ट डॉट बॉर्डर स्टाइल, और उसके अंदर मुझे फॉर कलर सेट करना था ब्लू, वो मैंने सेट कर दिया, टेक्स्ट मुझे सेट करना था हेलो, वो मैंने सेट किया, और बॉर्डर स्टाइल मुझे सेट करनी थी फिक्स्ड सिंगल, वो मैंने यहाँ पे सेट कर दी। So this is the significance of with and with statement. अगर मैं यही चीज with and with statement के बिना लिखना चाहती तो मुझे क्या लिखना पड़ता, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता लेबल 1 डॉट फॉर कलर इक्वल टू ब्लू, फिर मुझे लिखना पड़ता लेबल 2 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू हेलो, फिर मुझे लिखना पड़ता है लेबल 1 यहाँ पे आएगा, लेबल 1 डॉट बॉर्डर स्टाइल इक्वल टू फिक्स सिंगल, जो उसकी वैल्यू थी
दैट इसका मीनिंग ये होता है स्टूडेंट्स कि मुझे ये जितनी भी प्रॉपर्टीज ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल करनी थी, मतलब एग्जीक्यूट करनी थी, वो सबके साथ मुझे लेबल 1 लिखना पड़ता। अब आप एज्यूम करो कि ये ऑब्जेक्ट के ऊपर तो मुझे सिर्फ ये 3 प्रॉपर्टीज सेट करनी थी, लेकिन बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जिसके ऊपर मुझे 10-15 प्रॉपर्टीज सेट करनी होती है। तो वहां पे मुझे सारे स्टेटमेंट्स के साथ पहले ऑब्जेक्ट का नेम लिखना पड़ता, उसके बाद डॉट property name equal to value, again the same object name dot property name is equal to value, again the name of the same object dot property name equal to value। इस हिसाब से मुझे 10-15 जितनी भी प्रॉपर्टी सेट करनी होती सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर, वहां पे सब जगह मुझे लेबल वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का नेम, इन अवर केस इट इज लेबल 1, वो सब जगह लिखना पड़ता। लेकिन मैंने ये विथ एंड विथ स्टेटमेंट का यूज करके क्या किया कि मुझे ये जो स्टेटमेंट्स थे राइट वो मुझे सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल करने थे, इसीलिए मैंने विथ के साथ वो ऑब्जेक्ट नेम लिख लिया और उसके बाद कहीं पर भी मुझे वो ऑब्जेक्ट नेम फिर से यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Right? So this is the significance of this with and with statement, that there is no need to requalify the name of the object. Again, I repeat students, the significance of with and with statement is there is no need to requalify the name of the object. हर बार मुझे object का name लिखने की जरूरत नहीं है, right? It will also improve the execution performance. एग्जीक्यूशन का परफॉर्मेंस भी वो हमें इम्प्रूव करके देगा, बिकॉज हमने वहां पे रेफरेंस एक बार सेट कर दिया है, अब सेम रेफरेंस का यूज करके सारे स्टेटमेंट्स उसे एग्जीक्यूट करने हैं, राइट? And another important thing, it reduces repetitive typing of the object name, right? Again I repeat, it reduces repetitive typing of the object name, मतलब हमें वहां पे पूरा path लिखने की जरूरत नहीं है, that is qualification path, that is name of the object, वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। And another important thing, we can also create nested structure of with and with statement, मतलब मैं एक with के अंदर और ये and with के बीच में मैं दूसरा with and with भी लिख सकती हूँ, right? So students, this is the significance of with and with statement, कि जिसके अंदर हमें हर बार ऑब्जेक्ट के नेम को रिक्वालिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक, दैट इज स्टेटमेंट्स, के जिसके अंदर हमने इंपोर्ट स्टेटमेंट, विथ एंड विथ स्टेटमेंट, ऑप्शन स्टेटमेंट्स, ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़े, मोर प्रिसाइज ये सारे स्टेटमेंट्स हमने पढ़े, राइट?